नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, ये आदिकाल में मैंने ये खुद के क्विज बनाए हुए हैं जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर बने हुए हैं, जो सिर्फ 10 प्रश्नों की सूची है दोस्तों। लेकिन इन ही 10 प्रश्नों से हम लगभग 50 प्रश्नों से भी ऊपर हम लगभग सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे तो देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से हमने करना है और किस तरीके से अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बनते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि गलत युग्म का चयन करें दोस्तों। क्या बोल रहा है? गलत युग्म का हमें चयन करना है। तो पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है गलत युग्म में। ऑप्शन ए देखो क्या बोल रहा है। सब बातों पर विचार करने से हमें प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्ध परंपरा अलग की। हालांकि ये शुक्ल की लाइन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ लो हिंट्स देने के लिए। शुक्ल की लाइन है। अब हमें बताना कि सही और गलत। सब बातों पर विचार करने से हमें प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्ध परंपरा अलग की है। किससे? नाथों से। ऐसा बोल रहा है ये लाइन। दूसरा ऑप्शन है कि सिद्ध और नाथ दोनों नाथ और बिंदु के योग से ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है सद्दू ककड़ी इससे अलग थी, उसका ढांचा कुछ पंजाबी बोली लिए राजस्थानी था। ऑप्शन डी बोल रहा है हर प्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति पताका प्राप्त की। ऑप्शन ई है महाराष्ट्र के संत नामदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा था। तो दोस्तों, इनमें से हमें गलत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए आपके सामने है, बी आपके सामने है, सी बी और डी बी। तो दोस्तों बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है। गलत युग्म का चयन करना है हमने। तो दोस्तों हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या क्या बोल रही है देखो, पहले प्रश्न की तरफ। सब बातों पर विचार करने से हमें प्रतीत होता है कि जालंधर ने सिद्धों की परंपरा अलग की थी। रामचंद्र शुक्ल का कथन था और ये बिल्कुल सही बात है। मतलब कि नाथों से जो सिद्ध थे, सिद्धों से नाथों की अपनी परंपरा को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जलंधर पाठ है और इनके नाम पर ही जलंधर शहर का नाम पड़ा है दोस्तों। अगला ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन। देखते हैं सिद्ध और नाथ दोनों, नाथ और बिंदु, वैसे नाथ लिखा हुआ है यहाँ पे होता है नाद, नाद और बिंदु के योग से ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है सद्दू ककड़ी इससे अलग थी, उसका ढांचा कुछ पंजाबी बोली लिए राजस्थानी था। तो दोस्तों यहाँ पे पंजाबी बोली नहीं दी सद्दू ककड़ी में, कुछ खड़ी बोली लिए हुए। कौन सी बोली? खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बोलते हैं हर प्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति पताका प्राप्त की। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्या है? गलत है, क्योंकि कीर्ति पताका ना कर कर उसने क्या की थी? कीर्ति लता ढूंढी थी दोस्तों। ठीक है, कीर्ति लता प्राप्ति की थी। अगला आ रहा है ई ऑप्शन से महाराष्ट्र के संत नामदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा था। तो दोस्तों ये भी कोटेशन क्या है? गलत है, क्योंकि नामदेव ने नहीं बोला था, ये बोला था ज्ञानदेव ने। ठीक है दोस्तों, किसने बोला था? ज्ञानदेव ने बोला था। नामदेव के गुरु तो विसेवा खेचर थे वैसे भी। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमें गलत युग्म का चयन करना था, सी डी ई। तो देखते हैं हमारा सी डी ई कौन सा है। ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो जाएगा, सी डी ई हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत युग्म का चयन करना था दोस्तों। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगला प्रश्न देखते हैं गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों क्या बोल रहा है? गलत युग्म का चयन करें। आदिकाल का नामकरण और प्रस्तुत करता, मतलब कि आदिकाल का नामकरण में किसने क्या मत बोला था। ऑप्शन ए आ रहा है, ए क्या आता है? सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यान, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, उद्भव काल शंभुनाथ सिंह, वीर काल रामचंद्र शुक्ल, जय काल कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होने वाला है? ये तो बहुत इजी प्रश्न डाला है मैंने, इसलिए डाला है ताकि हमें ये पता रहे, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी हमें कभी कभार देखने को परीक्षाओं में मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? व्याख्या करें या आपने डिसाइड कर लिया? अगर आपने डिसाइड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो वो सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यान ने बोला था, तो ये भी बात हो गई बिल्कुल सही। संधि एवं चारण काल कौन बोला था? राम कुमार वर्मा ने बोला था, ये भी बिल्कुल सही। उद्भव काल शंभुनाथ ने नहीं बोला था दोस्तों, उद्भव काल बोला था उदय शंकर ने। किसने बोला था? उदय 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 भानु शंकर था, उनने बोला था। शंभुनाथ ने प्राचीन काल बोला। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल बोला था शंभुनाथ ने। वीर काल रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बोला था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को बोला है। वीर गाथा काल, और वीर काल के किसने बोला है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला। किसने बोला? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल बोला है। जय काल किसने बोला था? कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल ने नहीं बोला था, ये बोला था रमा शंकर शुक्ल रसाल ने दोस्तों। किसने बोला था? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। हमें गलत युग्म का चयन करना था दोस्तों। तो हमारा देखो ए और बी तुम्हारे सही हैं, तो सी डी ई, तो सी डी ई देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमें गलत का ही चयन करना था।
तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही? देखो ऑप्शन बी देखते हैं, सी डी ई, सी डी ई ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ यूनिक मिल रहा है इन क्वेश्चनों में, या फिर थोड़ा सा टफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि इजी से टफ की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चनों का लेवल, तो आप जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। निम्न में से गलत कथन का चयन करें दोस्तों। गलत कथन का चयन भी दोस्तों वही कर पाएगा जिन्हें सही कथन का पता होगा। तो बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है। और ये बोल रहे हैं इस ऑप्शन के अनुसार। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर भी। तो ये शुक्ल का कथन है। सी ऑप्शन बोल रहा है यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु का है, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। विद्यापति को जातीय कवि कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें देखो गलत कथन का क्या चयन करना है हमने दोस्तों? तो दोस्तों हम बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी गलत सही है बिल्कुल। देखो यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के इतिहास का जिज्ञासु के काम का है। रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है जो उसने बोली थी किसके लिए? पृथ्वीराज रासो के लिए बोली है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लिए बोली है। विद्यापति को जातीय कवि बोला रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बोला था दोस्तों, इसको बोला था बच्चन सिंह ने। किसने बोला था दोस्तों? बच्चन सिंह ने बोला था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी में देखो क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न बोल रहा है, चौथा प्रश्न देखते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न बनाया, देखो मैंने छोटे भी डाल रखे हैं, इजी भी डाल रखे हैं, मीडियम भी डाले हैं, टफ भी डाले हैं। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। पृथ्वीराज रासो, कीर्ति लता, बीसल देव रासो और खुमान रासो। दोस्तों क्या बोल रहा है? यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से ना भाषा के विचार से अपने असली मूल रूप में कही जा सकती है। पृथ्वीराज रासो, कीर्ति लता, बीसल देव रासो, खुमान रासो। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बीसल देव रासो। लिखी किसने है दोस्तों? ये नरपति नाल ने लिखी है। कब लिखी थी? 1155 में लिखी थी। कितने छंद हैं इसमें? 128 छंद हैं, ठीक है। और ये कैसी है? एक प्रकार से गेय पद वाली रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बीसल देव रासो की नायिका का रूप है, मतलब उसकी जो नायिका का रूप था क्या था? प्रोसित पत्रिका, आगत पत्रिका, प्रगल्भना नायिका और प्रौढ़ा नायिका। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बीसल देव की रानी जो थी कौन थी? राजमती। राजमती बोल रहा है कौन सी नायिका है? आगत पत्रिका, प्रोसित पत्रिका, प्रगल्भा नायिका, प्रौढ़ा नायिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या? प्रोसित नायिका। प्रोसित पत्रिका वो होती है जिसका पति उसको छोड़कर प्रदेश में रहता है, मतलब उसको छोड़कर बोल सकते हैं प्रदेश में रहता है, उसको बोलते हैं आगत पत्रिका। उसे बोलते हैं जिसका पति प्रदेश से आ जाता है, उसको बोलते हैं आगत पत्रिका, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। अगला छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। शुक्ल का यह उक्ति किसके लिए है? दोस्तों ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान, बच्चन सिंह। तो देखो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। शुक्ल की कोटेशन है, ये भी याद रखिए। अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान है, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीर खुसरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 7, ठीक है। 7 प्रश्न में क्या बोल रहा है? सही युग्म का चयन करें। अपभ्रंश की रचनाओं में 3 प्रकार के मध्य, अच्छा ये मध्य की जगह में आप याद रखेंगे बद्ध है, वैसे 3 प्रकार के बद्ध मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बद्ध लिखा हुआ है, बद्ध मिलते हैं। अपभ्रंश का चरित्र काव्य दोहा बद्ध में लिखा जाता है। पदरी 18 मात्राओं का छंद है। पधरिया छंद की 8-8 पंक्ति के बाद धत्ता दिया जाता है जिसे कड़वक बद्ध कहते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों? सही युग्म का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना प्रश्न या आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों चलते हैं व्याख्या की तरफ। अपभ्रंश की रचनाओं में 3 प्रकार के बद्ध मिलते हैं। एक होता है पधड़िया बद्ध, एक होता है आपका दोहा बद्ध, और एक होता है गेय पद पद के गेय पद बद्ध, ठीक है। 3 प्रकार के बद्ध मिलते हैं। अपभ्रंश का चरित्र काव्य दोहा बद्ध में होता है। तो दोस्तों ये कोटेशन भी हमारी क्या है? गलत है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोहा बद्ध में नहीं होता। अपभ्रंश के चरित्र काव्य जो होते हैं दोहा बद्ध में न लिखकर पधड़िया बद्ध में लिखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। पधड़िया बद्ध में पधरी 18 मात्राओं का छंद है। तो दोस्तों पधरी 18 मात्राओं का छंद नहीं है दोस्तों। पधरी कितनी मात्राओं का छंद है? 16 मात्राओं का छंद है,
ठीक है दोस्तों। पधड़िया छंद की या पधड़िया बद्ध छंद की 8 पंक्ति के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक बद्ध कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 8 देखो 16 बना ना, पधरी वाली जो पधरी छंद का प्रयोग होता है उसको पधड़िया बद्ध बोल देते हैं, पधड़िया छंद बोलते हैं। तो 8 16 हो रहा है ना, तो 8 और 8 16 हो रहा है। ठीक है। छठी सती के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों छठी सती के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है, बिल्कुल सही बात होगी। तो ए आंसर सही है, डी हमारा सही है और ई सही है, ए डी ई। तो इसका देखो सही आंसर क्या है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न देखते हैं, सही युग्म का चयन करें। दोस्तों क्या बोल रहा है 8वां प्रश्न, क्या बोल रहा है, सही युग्म का चयन करें। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत सरहपा से मानी जाती है। स्वयंभू के जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। सी बोला राज काव्य परंपरा का परिवर्तन जिनदत्त सूरी ने किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए इसमें सही युग्म क्या क्या हो सकते हैं आपके नज़रों में। आशा करता हूँ आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत सरहपा से मानी जाती है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत सरहपा से नहीं मानी जाती है, क्योंकि हिंदी में दोहे की शुरुआत या हिंदी में दोहा और छंद के काव्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है सरहपा से, हिंदी में। ठीक है दोस्तों। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। रास काव्य परंपरा का परिवर्तन जिनदत्त सूरी ने किया था, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये भी। और अगला बोल रहा है स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास बोलते हैं, तो ये बात भी सही है। तो बी और सी और डी हमारा क्या है दोस्तों, सही है। तो ऑप्शन देखो सी, देखो बी सी डी हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 9वें प्रश्न की तरफ। 10 लिखे ना। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, इसे थोड़ा थोड़ा जूम कर देते हैं, ये कहीं वीडियो बाद में छोटी ना हो जाए। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं चलो। प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, स्वयंभू के बारे में। देखो स्वयंभू के संबंध में कथन, सही कथन चुने। जन्म 783, ये तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया। ठीक है, जन्म इनका ये है। ऑप्शन ए देखो, इनके 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यू, लिट्ठे नेमिचर्यू, स्वयंभू छंद। ऑप्शन बी बोला पौमचर्यू में 5 कांड 83 संध्या वाला खंड काव्य है। सी बोला पौमचर्यू को जलहन ने पूरा किया। और डी बोला इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके विकल्प देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। अच्छा ई भी है, देखो ऑप्शंस में ई भी बोला गया है। ई में क्या बोला, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का आरंभ का श्रेय स्वयंभू से को दिया जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय स्वयंभू को दिया जाता है। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए। तो दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बोल रहा है, इनके 3 ग्रंथ हैं, बिल्कुल सही बात है। पौमचर्यू में 5 कांड है, 83 संधियां हैं, और ये खंड काव्य नहीं है दोस्तों, ये क्या है, महाकाव्य है। तो ये कोटेशन भी क्या होगी हमारी, गलत हो गई है। पौमचर्यू को जलहन ने पूरा किया था, तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि जलहन ने तो पृथ्वीराज रासो को किया था। पौमचर्यू को पूरा किया था तिरुभुवन ने। किसने किया था दोस्तों, तिरुभुवन ने किया था, तो ये भी गलत हो गया। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा, बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी हमें अभी तक सही मिल चुके हैं। अगला बोल रहा है अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय स्वयंभू को दिया जाता है, अपभ्रंश में। तो दोस्तों हमारा ई ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो हमें क्या पता चल गया कि इसमें ए डी ई, देखो ए डी ई हमारा क्या है दोस्तों, सही है। ए डी ई हमारा एकदम सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि सही युग्म का चयन करें। दोस्तों क्या बोल रहा है, सही युग्म का चयन करें। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। बी बोल रहा है पुष्पदंत जैन थे परंतु आश्रयदाता के अनुरोध से शैव हो गए। सी बोल रहा है पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने माना। डी बोल रहा है अपभ्रंश में चौपाई 16 मात्रा को छंद है। और ई ऑप्शन बोल रहा है पुष्पदंत, ई क्या बोल रहा है, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक की उपाधि दी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, हमें क्या बताना है, सही युग्म का चयन करना था। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ दोस्तों। पुष्पदंत स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भयाणी ने इनकी रचना के लिए ये शब्द प्रयोग किए थे, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। पुष्पदंत जैन थे परंतु आश्रयदाता के अनुरोध से शैव हो गए। तो ये कोटेशन क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि पुष्पदंत ना शैव थे। क्या थे दोस्तों, शैव थे, लेकिन किसी आश्रयदाता के कहने पर जैन
हो गए थे, मतलब वो शैव पहले थे बाद में जैन हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, आगे पीछे कर देता, ये कोटेशन भी गलत हो गई। पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सैंगरना बोला, बिल्कुल सही बात है। शिव सिंह सैंगरना इनकी सदी 7वीं बोली थी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी बोली थी, याद रखना। जबकि इसको सर्वमान बोला जाता है 10वीं सदी, ठीक है। अपभ्रंश में 16 मात्रा को छंद होता है, तो ये वाली लाइन भी एकदम गलत है, क्योंकि अपभ्रंश में 16 मात्रा को छंद नहीं होता है। कितनी मात्रा को छंद होता है? 15 मात्रा को छंद होता है। अगला, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक की उपाधि दी थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास क्या क्या सही हो चुके हैं दोस्तों? ए हमारा सही हो गया, सी हमारा सही हो गया और ई हमारा सही हो गया। अगला देखो क्या हो गया, ए सी ई। तो देखते हैं ए सी ई किस में बना पड़ा है, तो ऑप्शन हमारा डी हो गया, ये वाला सही, ठीक है दोस्तों। डी हमारा क्या हो गया, एकदम सही उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये मैंने खुद बनाए हैं, खुद मैंने तैयार किए हुए हैं और प्रश्नों का एक लेवल भी अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।